अस्सलामुअलैकुम। नावल हादसा की नवीं किस्त मुलाहिज़ा फ़रमाइए। आबिश मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी जब इसका सेल मुसलसल बज रहा था। नमाज़ पढ़ने के बाद वो उठी और सेल देखा जहाँ अनजान नंबर से 5 मिस्ड कॉल्स थीं। वो सेल वापस रखकर जाने लगी थी कि फिर से बेल होने लगी। इसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से हेलो कहा गया। हेलो, इसने भी जवाबन कहा। क्या आबिश बात कर रही है? सैम ने पूछा, हालांकि वो जानता था कि आबिश ही है। जी, आबिश ही बात कर रही है। आप कौन और क्या काम है? आबिश ने कदरे हैरान होते हुए पूछा। मैं कौन, भूल गई इतनी जल्दी? सैम बात कर रहा हूँ, वही जिसने इस दिन तुम्हें गिरने से बचाया था। और काम यह है कि मैं तुम्हें प्रपोज़ करना चाह रहा था, तो बताओ कब आऊँ? सैम ने इसे छेड़ने के लिए कहा। ओह शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने और इस तरह की घटिया गुफ्तगू करने की? आबिश को जब याद आया कि ये वही लड़का है तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। इसमें हिम्मत की क्या बात है? बस तुम्हारा नंबर डायल किया और कॉल कर दी, मुश्किल तो नहीं था। और रही बात घटिया गुफ्तगू करने की, तो इसमें घटिया क्या है? बस प्रपोज़ करने का ही तो कहा है। कौन सा हनीमून पर जाने का कह रहा हूँ? सैम ने सुकून से कहा। अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा और दोबारा मुझे कॉल मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। आबिश का रंग इसकी बेबाक गुफ्तगू पर सुर्ख पड़ गया। इसने इसे सख्ती से कहा और कॉल बंद कर दी। सैम हेलो हेलो ही करता रह गया। इसके चेहरे पर तबस्सुम फैल गया। वो ऑफिस से उठा और घर की तरफ चल पड़ा। आबिश, जो कि इस खुशफहमी में थी कि इसके सख्ती से बात करने के बाद वो इसे दोबारा कॉल नहीं करेगा, इस वक्त हवा में उड़ गई जब इसकी तकरीबन रोज़ाना कॉल आने लगी। कॉल्स का एक सिलसिला था, शुरू हुआ तो फिर बढ़ता ही चला गया। पहले वो दिन में सिर्फ एक बार कॉल करता था, लेकिन अब तो इसने 2-3 बार करना शुरू कर दी थी। आबिश इससे सख्त आजिज़ आ चुकी थी। वो अगर इसका नंबर ब्लॉक करती तो नंबर चेंज करके इससे कॉल करता। इसने बेहतर हल यही निकाला कि इसकी कॉल रिसीव करना ही छोड़ दे और इग्नोर करती रहे। तो अब इसने जवाब देना ही छोड़ दिया। सैम, यही एक बात परेशान कर रही थी। इससे राब्ते का जो एक ज़रिया था वो भी ख़त्म हो गया था। वो सलाम करते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल हुई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। खाना खामोशी से खाया गया। खाने के बाद वो लाउंज में आकर बैठ गए। मैं परसों की फ़्लाइट से लंदन जा रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, और तुम्हारी मामा भी जाना चाह रही हैं, मिस्टर रंधावा ने बात का आगाज़ करते हुए कहा। बाबा, मैं भी जाना चाह रही थी। इस बिज़ी रूटीन से थोड़ा रिलीफ लेना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी भी टिकट करवा दीजिएगा, आबिश ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा तो मिस्टर रंधावा ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारा पाकिस्तान का टूर कैसा रहा? दाऊद ने समरोज़ से पूछा। समरोज़ मीटिंग के लिए पाकिस्तान गया था और 3 दिन बाद आज वापस आया था। हमेशा की तरह बहुत अच्छा रहा, समरोज़ ने तौलिए से बाल खुश करते हुए कहा। बाल खुश करने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा। दाऊद टेबल पर पड़ी समरोज़ की फ़ाइल्स देखने लगा। वो दूसरी फ़ाइल अभी खोलने ही लगा था कि समरोज़ की आवाज़ पर इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। तुम बोर तो नहीं होते रहे मेरे पीछे? और तबीयत सुनाओ, आप कैसा फ़ील करते हो? समरोज़ बाल बनाकर इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। हाँ, थोड़ा बोर हुआ था और तबीयत अब शुक्र है ठीक है, दाऊद ने जवाबन कहा। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद दाऊद समरोज़ को शब बख़ैर कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। इनकी गाड़ी जब घर की हुदूद में दाखिल हुई तो माजी के कितने ही मनाज़िर आबिश की आंखों में घूमने लगे। अपने घर से किससे मोहब्बत नहीं होती थी, इसे भी थी। वो लोग गाड़ी से उतरे, अंदर की तरफ चल पड़े। मिस्टर रंधावा तो अपने कमरे में चले गए फ़्रेश होने के लिए, क्योंकि उन्हें मीटिंग में जाना था। मिसेस रंधावा भी कमरे में चली गई, जबकि आबिश पूरे घर में घूमती रही और माजी को याद करती रही। पूरे घर में चक्कर लगाने के बाद वो अपने कमरे में आई। फ़्रेश होने के बाद बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में सो गई। समरोज़ समरोज़, दाऊद इसे पुकारता हुआ इसके कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन शायद वो वॉशरूम में था। दाऊद बैठकर इसका इंतज़ार करने लगा, जब अचानक इसकी नज़र साइड टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी। वो इस तरफ गया और डायरी उठाई। डायरी जहाँ से खुली पड़ी थी वहाँ पर एक गज़ल लिखी हुई थी। उसके नीचे फॉर माई लव और इस इंसान का नाम लिखा हुआ था। दाऊद ने डायरी रखी और वापस सोफ़े पर आकर बैठ गया। दाऊद, क्या हुआ? समरोज़ वॉशरूम से निकला और सामने ही दाऊद को सोचों में गुम पाद कर देखकर इसने पूछा। हाँ, वो इस आदमी की कॉल आई थी कुछ देर पहले। वो बता रहा था बाबा आए हैं, क्या तुम मुझे ड्रॉप कराओगे? दाऊद इसकी आवाज़ पर चौंका और सही आने की वजह बता दी। रियली, ये तो बहुत अच्छी खबर है। श्योर, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा, चलो। समरोज़ ने कहने के साथ गाड़ी की चाबी उठाए बाहर की जानिब चल पड़ा।
दाऊद भी इसके पीछे हो लिया। समरोज़, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन तुमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थी जब दाऊद ने अचानक पूछा, क्या जानना चाहते हो? माँ बाप नहीं है, मेरी बाकी फैमिली पाकिस्तान में है और कोई बहन भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ, समरोज़ ने मुख्तसर बताया। दाऊद ने इसकी तरफ देखा, फिर गहरा सांस लेकर बाहर देखने लगा। बाकी का सफ़र खामोशी में कटा। घर के बाहर गाड़ी रोककर वो दोनों बाहर निकल आए। उन्होंने डोरबेल बजाई तो वही आदमी बाहर आया जो उस दिन उन्हें मिला था। आप वेट करें, मैं अंदर बात करके आता हूँ। वो आदमी दोबारा ये कहते हुए अंदर चला गया। वो एक बहुत खूबसूरत बाग था जिसमें अपने शौहर के बाजू में बाजू डाले चल रही थी। इसने कोई बात की तो इसका शौहर मुस्कुराने लगा। इसने अपने शौहर को देखा और सोचा, ये हर बार मुस्कुराते हुए मुझे इतना खूबसूरत क्यों लगता है कि नज़रें हटाने को दिल नहीं करता। आबिश, इससे पहले वो इसका चेहरा देख पाती, मामा की आवाज़ पर इसकी आँख खुल गई। क्या हुआ मामा? इसने इनसे पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारे बाबा मीटिंग पर चले गए हैं तो मैं अकेली थी, इसलिए सोचा कि तुम्हें बुला लाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम सो रही हो। अगर तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ, मिसेस रंधावा ने कहा। अरे नहीं मामा, लेटी थी, बस कैसे आँख लग गई पता ही नहीं चला। आप चलिए लाउंज में बैठते हैं, आबिश कहते हुए साथ खड़ी हो गई। वो इनके साथ लाउंज में आकर बैठ गई। कितनी देर तक वो दोनों बातें करती रहीं। फिर मिसेस रंधावा आराम करने कमरे में चली गईं। आबिश उठकर बाहर आ गई। मिसेस रंधावा ने घर की हिफाजत के लिए एक पाकिस्तानी आदमी को रखा हुआ था। आबिश इसे अंकल कहती थी क्योंकि वो आदमी इसके बाबा का जानने वाला भी था। आबिश जब बाहर आई तो उसने देखा वो बाहर किसी से बात करने के बाद दरवाज़ा बंद करके मुड़े। वो आगे बढ़ी, उनके पास पहुंच गई। अच्छा हुआ बेटा जो आप आ गई, मैं मैडम के पास ही जा रहा था, इस आदमी ने कहा। क्यों अंकल, क्या हुआ? कौन है बाहर? इसने पूछा। दो लड़के खड़े हैं बाहर, पहले भी आ चुके हैं। इनमें से एक का कहना है कि ये इसका घर है, उन्होंने कहा। तो आबिश हैरान हुई। आप दरवाज़ा खोलने में देखती हूँ, आबिश ने कहा। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला, आबिश को सामने खड़ा शख्स नज़र आया और वो इसे देखकर बिल्कुल साकित रह गई। और साकित तो वो पीछे खड़ा समरोज़ भी रह गया था आबिश को देखकर। आबिश ने यकीनन अभी इसे नहीं देखा था। वो पीछे मुड़ा और गाड़ी में बैठकर चला गया। आबिश अभी तक बुत बनी खड़ी थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सामने दाऊद खड़ा है। हाँ, वही दाऊद अहमद जो इसका भाई था, जो इसे बेहद अजीज़ था। वो चलती हुई इस तक गई और हाथ लगाकर इसे छुआ। जब यकीन हो गया कि वो सच में खड़ा है, तो इसका वहम नहीं है, तो इसके सीने से लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। दाऊद इसका सर थपकता रहा। वो आंसू बहाती से बाजू से पकड़कर अंदर ले गई। ज़बान तो जैसे फरते जज्बात से बोलना भूल गई थी। मामा मामा, इससे मिसेस रंधावा को आवाज़ें दी तो वो कमरे से बाहर निकल आईं। क्या हुआ है आबिश? मैं अभी, मिसेस रंधावा अपने ध्यान में बोलती हुई लाउंज में आईं, लेकिन सामने ही दाऊद को देखकर अल्फाज दम तोड़ गए। उन्होंने बेयकीनी से आबिश को देखा तो उसके इस बात पे सर हिलाने पर इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दाऊद ने जल्दी से आके पकड़कर उन्हें गले से लगाया। मिसेस रंधावा इसे मेरा बच्चा, मेरा अहमद कहते हुए रोती जा रही थी। कुछ देर बाद मिस्टर रंधावा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और ठीक 2 मिनट बाद वो लाउंज के दरवाजे पर नमूदार हुए। वो अपने ध्यान में चलते हुए आए, सोफे की बैक से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। इससे पहले कि वो उठकर कमरे में जाते, उन्हें अपने बालों में उंगलियां चलती हुई महसूस हुईं। उन्हें इतना सुकून मिला कि वो वहीं बैठे रहे। बहुत थक गए ना आप बाबा? मुझे पता है आबिश ने आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा होगा। आवाज़ पर उन्होंने झट से आंखें खोली और गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो दाऊद और आंसू बहाती आबिश और आमना बेगम को पाया। एक पल को तो वो समझ ही न पाए कि सामने खड़ा दाऊद हकीकत है या इनका वहम, लेकिन आबिश और आमना बेगम को देखकर उन्हें यकीन हो गया कि ये हकीकत है। दाऊद इनके पास आया और बाबा कहते हुए इनके गले लगकर रोने लगा। माँ और बहन से मिलते हुए इसने खुद पर ज़ब्त रखा था, लेकिन बाप के सामने नहीं रख सका। मिस्टर रंधावा की आंखों में भी नमी चमकने लगी, लेकिन उन्होंने ज़ब्त कर लिया। कुछ देर रोने के बाद वो खुद चुप हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा था, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। वो अब लाउंज में ही बैठ चुके थे। आप लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। वहाँ छाई खामोशी को दाऊद की आवाज़ ने तोड़ा। वो तीनों हैरानगी से इसे देखने लगे। 1 मिनट भाई, आप जिंदा हैं? तो फिर वो कौन था जिसको उन लोगों ने गोलियां मारी? आबिश ने उलझकर पूछा। जहाँ तक मुझे याद है वो लोग आपको मार पीट कर वहाँ से ले गए थे, फिर कुछ देर बाद वापस ले आए और इससे आगे इसको कुछ नहीं बोला गया। वो कोई और था। इन लोगों ने मेरे कपड़े इसको पहना दिए थे, लेकिन आप पहचान क्यों नहीं पाए? दाऊद ने जवाबन कहा। उन्होंने इस पर एसिड फेंक दिया था, इसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। मेरे सामने सब कुछ हुआ। वो लोग जब आए तो मेरी तरफ बैक साइड थी, कपड़े आपके थे,
हमें लगा वो आप हैं, आबिश ने बताया। लेकिन बेटा उन्होंने तुम्हें अपने पास क्यों रखा और तुम पहले क्यों नहीं आए? 5 साल बाद क्यों आए? मिस्टर रंधावा ने इससे पूछा। इन लोगों का ताल्लुक एक ड्रग सप्लायर ग्रुप से था जो मुख्तलिफ शहरों में ड्रग सप्लाई करता था। जिनके ज़रिए करते हैं वो मेरी ही तरह इनकी दुश्मनी के शिकार लड़के थे जिनको किडनैप करके रखते हैं। मुझे भी इन लोगों ने इसी काम के लिए रखा था, लेकिन मैंने कभी इनकी नहीं मानी, जिसकी सज़ा वो मुझे मुसलसल देते रहे। इन्होंने मुझे टॉर्चर किया, मारा पीटा, कई दिन खाना नहीं देते थे, मुझे ड्रग्स देते रहे ताकि मैं इसका आदी हो जाऊँ, लेकिन इनको नाकामी हुई। मैंने वहाँ से फ़रार होने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। और अब शायद मेरे साथ भी वही होता है जो उस लड़के के साथ उन्होंने किया था। जो बंदा इनके काम का नहीं, इसको मारकर किसी और को उठा लिया। पीछे घर वालों को लगता है कि ये इनका ही फ़र्द है, लेकिन खैर मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं एक रात वहाँ से निकलने में कामयाब हो ही गया। दाऊद ने उन्हें शुरू से सब तफसील से बताया। लेकिन तुम अब तक कहाँ थे फिर? मिस्टर रंधावा ने सवाल किया। वहाँ से निकला तो मेन रोड पर एक्सीडेंट हो गया। जब होश में आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। 2 हफ्ते वहाँ रहने के बाद घर आया तो पता चला आप शिफ्ट कर चुके हैं। इन बाहर खड़े साहब को मुझ पे यकीन नहीं था तो मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। फिर मुझे समरोज़ अपने घर ले गया। इसने मेरी बहुत मदद की है। इन साहब को जाते हुए नंबर दे गए थे कि आप जब भी हैं हमसे रब्ता करें। आज कॉल आई तो हम पहुंच गए। वो एक ट्रांस की कैफियत में बोलता हुआ चौंका। समरोज़ कहाँ गया? बाहर खड़ा था मेरे साथ। दाऊद को अचानक याद आया। अपनी फैमिली से मिलने की खुशी में वो तब से भूला बैठा था। अब इसका जिक्र हुआ तो इसे याद आया। बाहर तो कोई नहीं है, मैं आया हूँ। वहाँ कोई नहीं था, वो चला गया होगा, मिस्टर रंधावा ने कहा तो दाऊद ने इस बात में सर हिला दिया। शिफ्ट कहाँ हुए और क्यों? इसे याद आया तो पूछा। बर्लिन शिफ्ट हुए हैं। तुम्हारी नानी बीमार थी इसलिए वहाँ जाना पड़ा। इनके बिज़नेस को भी देखना था और तुम्हारे तो डॉक्यूमेंट्स भी सब इधर हैं, वो सब मंगवाने पड़ेंगे। इस तरह तो तुम ट्रैवल नहीं कर सकोगे, मिस्टर रंधावा ने जवाब दिया। आप कल तक प्लीज़ मंगवा दें बाबा, मुझे समरोज़ से मिलना है, दाऊद ने कहा तो मिस्टर रंधावा ने इस बात में सर हिला दिया। मामा कुछ खिला दें, बहुत भूख लग गई है। अब आपके हाथ के खाने को मैं बहुत मिस किया है, दाऊद ने कहा तो मिसेस रंधावा किचन की तरफ चली गई। आज की किस्त ख़त्म होती है। नेक्स्ट किस्त में इंशाल्लाह फिर लेके आऊँगी। जब तक के लिए